ईरान और इजराइल के बीच में लगभग पिछले 12 दिनों से चले आ रहे युद्ध, उसकी समाप्ति अब धीरे धीरे औपचारिक तौर पर हो रही है। इसका ऐलान हो रहा है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल इस वक्त में यही है कि जिस इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा था, कैसे उस इजराइल ने घुटने टेक दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब ईरान फिर से पलटवार करेगा, क्योंकि आज सीज फायर के ऐलान के बाद, वो सीज फायर का ऐलान दरअसल अमेरिका की तरफ से हुआ, उसके बावजूद ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइली हमले इजराइल पर जारी रखे और ईरान के इन मिसाइली हमलों में आज इजराइल के 9 लोग मारे गए। अपने आप में बहुत बड़ी, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बड़ी घटना है। 9 लोग मारे गए। पिछले 12 दिनों में इजराइल के 24 लोग मारे गए, लेकिन आज सिर्फ 9 लोग मारे जाने की पुष्टि हुई है। अलग अलग वेस्टर्न मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है। तो अब सवाल 2 हैं और बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन सवालों को समझना जरूरी है। सबसे पहला सवाल कि इजराइल ने आखिरकार घुटने क्यों टेक दिए, यह बहुत बड़ा सवाल। जिस इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा था, जिस इजराइल के लिए डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ झोंकने के लिए तैयार थे, वो इजराइल आखिरकार क्यों ये भाषा बोलने को मजबूर हो गया है। इजराइल ने अपने सभी मंत्रियों के, नेताओं के ऊपर एक तरीके से रोक लगा दी है कि आप किसी प्रकार का कोई बयान जारी नहीं करेंगे। दूसरा बड़ा सवाल कि क्या ईरान अभी भी पलटवार करेगा, कितनी इस बात की संभावना है। इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों मुद्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत से थोड़ा सा इसको समझते हैं। 13 जून से हमला लगातार किया जा रहा था इजराइल और ईरान की तरफ से। शुरुआत इसकी इजराइल ने की थी। खामेनेई की तरफ से कहा गया था कि आपने शुरुआत की है लेकिन ख़त्म हम करेंगे। और अमेरिका को भी 2 टूक कह दिया था कि आप ईरान के लोगों को नहीं जानते, ईरान के लोग सरेंडर नहीं करते। और वही आखिरकार हुआ। सरेंडर की बात या फिर सीज फायर की बात वो अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से निकल करके आई। लेकिन जिस तरीके से कल ईरान ने पलटवार किया, उसके परमाणु साइट्स पर हमले के बाद में ईरान की तरफ से जो पलटवार निकल करके सामने आया, बीते 100 सालों में कोई ऐसा सोच भी नहीं पाया था। 1917 में जब यूएसएसआर एक था, जब यूएसएसआर रूस का बंटवारा नहीं हुआ था, उस वक्त में रूस इस बात के सपने देखता था कि ये अमेरिका हमारे ऊपर बहुत दादागिरी करता है और इस अमेरिका को सबक सिखाना जरूरी है। ये यूरोप वाले हम पर बहुत दादागिरी करते हैं, इनको सबक सिखाना जरूरी है। तो उस वक्त में रूस जिस चीज के सपने देखा करता था, उसके 100 साल के बाद में आज ईरान ने इस बात को सच साबित करके दिखाया। कल रूस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई ईरान के विदेश मंत्री की, जिसमें खुद रूस के राष्ट्रपति मिलने के लिए आए ईरान के विदेश मंत्री से, और उन्होंने एक लेटर दिया, खामेनेई का लेटर। अब उसमें पता नहीं कि क्या था उस लेटर के अंदर। वो लेटर अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। क्या उस लेटर में यही था कि आज रात हम अमेरिका के सैन्य हवाई अड्डों पर हमला करने जा रहे हैं, क्या उसमें ये था? लेकिन इस बीच में पूरी तरह से अगर कोई सबसे ज़्यादा एक्सपोज हुआ है तो वो है इजराइल। इजराइल सबसे बड़ा जो तुर्रा छोड़ता था कि हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास में ऐसा आयरन डोम सिस्टम है, हमारे पास में ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है, जो बातें कह कह करके इजराइल अपना सामान, अपने हथियार दुनिया में बेचता था, वो इजराइल एक्सपोज हो गया कि आप अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, आप अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। आपके मोसाद हेडक्वार्टर तक ईरान आ गया, आप कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं कर पाए इन द सेंस कि कैसे आपके मोसाद हेडक्वार्टर पर मिसाइल आकर के गिर गई। कहाँ था आपका आयरन डोम सिस्टम? दूसरी बात यह कि ईरान की तरफ से स्पष्ट तौर पर कह दिया गया था कि हमारे पास तो बड़ा जखीरा है, हमारे पास में 20,000 से ज़्यादा मिसाइलें हैं, हम रोज़ाना 200-200 मिसाइलें भी ठोकेंगे तब भी हमारे पास में 100 दिन का मटेरियल है। और ये बात स्पष्ट होती हुई नज़र आई। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि
इज़राइल के पास में मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर नहीं है। 5 बड़ी कमियां, अगर 5 बड़े सबक अगर इस पूरे 12 दिनों के युद्ध में देखे जाएं, जो इज़राइल के लिए बड़े सबक है खास तौर पर, तो उसको जरा देखिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आयरन डोम सिस्टम, उसकी लिमिटेशन, उसकी पावर, वो सब कुछ दुनिया के सामने आ गया कि आयरन डोम सिस्टम जो है वो आपका कितना काम करता है। ये इज़राइल की तरफ से कहा जाता था कि आयरन डोम सिस्टम दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक है, जो छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में सक्षम है। इस युद्ध में आयरन डोम ने ईरान की 450 मिसाइल और 1000 ड्रोन में से 90% को रोक लिया। लेकिन धीरे धीरे ये आयरन डोम सिस्टम फिर कमज़ोर होता चला गया और फिर ऐसा होने लगा कि शायद ऐसा दिखा कि इज़राइल ने अपना जो आयरन डोम सिस्टम है, जो उसके सबसे मजबूत तकनीक है, जहाँ पर उसके परमाणु हथियार रखे हुए हैं, केवल वहीं पर लगा करके रखी। क्योंकि इस युद्ध में ईरान अगर कहीं पर हमला नहीं कर पाया तो वो थे इज़राइल के परमाणु हथियार, वहाँ तक ईरान नहीं पहुँच पाया। तो ऐसा लगा कि या तो इज़राइल के पास में इंटरसेप्टर की कमी हो गई है और इज़राइल ने सोच लिया कि हम ऐसा करते हैं कि अगर हमारे सिविलियन पर धमाका होता है तो हम धमाका होने देते हैं, बाकी अगर कहीं पर हथियार ऐसी जगह पर पहुंच रहे हैं या ईरान की मिसाइलें ऐसी जगह पर पहुंच रही है जहां पर हमारा ज़्यादा नुकसान हो सकता है, वहां हम अपना पूरा सिस्टम लगा देंगे, वहां हम पूरी अपनी ताकत लगा देंगे। तो ये आयरन डोम सिस्टम का जो एक तरीके से हवा बना करके रखा गया था, वो एक्सपोज हो गया, दुनिया के सामने आ गया। दूसरा ये कि नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के और बंकरों की कमी को लेकर के जो इज़राइल की कमी थी वो भी सामने आ गई। इज़राइल में युद्ध के दौरान सायरन की आवाज़ें और बंकरों में छिपने की आम मजबूरी हो गई थी। रॉयटर्स के अनुसार इज़राइल में 24 से 30 नागरिक मारे गए हैं, करीब 300 से 600 लोग घायल हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर मिसाइल हमलों या बंकर की ओर भागते समय पर घायल हुए हैं। बटियम में 9 लोग मारे और तमरा में एक ही परिवार की 4 महिलाएं मिसाइल के शिकार हो गई। तेल अवीव और हाइफा में नागरिक बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। अब स्पष्ट है कि इज़राइल को और बंकर बनाने होंगे, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा सबसे जरूरी है और इस युद्ध ने दिखाया कि इज़राइल के पास में सार्वजनिक बंकरों और नागरिक सुरक्षा के उपायों की कमी थी। भविष्य में इज़राइल को हर शहर में आधुनिक बंकर और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और आपातकालीन प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा। साथ ही स्कूलों और अस्पतालों को भी सुरक्षित करना होगा। तो लगातार इज़राइल जो है वो कोशिश कर रहा था कि हम अपने लोगों को बंकर में शिफ्ट कर दें, लेकिन फिर भी ये बहुत हद तक संभव हो नहीं पाया। जब उसके लोग बंकरों में भाग रहे थे तो तुरंत हमले का भी शिकार हो रहे थे। और आज जैसे सीज़ फायर का ऐलान हुआ, उसके बाद में इज़राइल की तरफ से कहा गया कि जो लोग बंकरों में रह रहे हैं वो बाहर वापसी आ जाए। अब जाहिर सी बात है, बंकर में उस तरह का खाना या उस तरह की सामग्री तो पहुंच नहीं सकती है। बंकर में खाने पीने का सामान गाड़ियों से पहुंचाया जा रहा था, जैसे सरकारी राशन बंटता है उसी तरीके का राशन बंट रहा था। अब सरकारी राशन, इज़राइल की सरकार ऐसा भी नहीं है कि इतने लोगों को एक साथ बैठा करके और महीने 2 महीने भर के लिए खिलाती रहे। और बंकर के अंदर लोग भी परेशान थे, क्योंकि बंकर में ऐसा भी नहीं कि आपको किंग साइज बेड मिलेगा या वहाँ पर आपके लिए अच्छा जो है वो वातावरण होगा, आपकी प्राइवेसी होगी वहाँ पर तो एक तरीके से आप ये मान करके चलिए कि जैसे भंडारे में गए हुए लोग रहते हैं या जैसे धार्मिक स्थल पर लोग रहते हैं, एक के ऊपर एक गिरा हुआ है, एक दूसरे से साथ में सट करके बैठना पड़ रहा है, इस तरह की दुश्वारियाँ बंकर के अंदर होती। तो जैसे ही सीज़ फायर का ऐलान हुआ, उसके बाद में इज़राइल ने कहा कि आ जाओ बाहर निकल जाओ। तो बंकर एक तरीके से बड़ी कमी ये निकल करके सामने आई है। इसके बाद में चौथी बड़ी कमी वो ये है कि क्षेत्रीय सहयोगी और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की अभी और ज़रूरत है इज़राइल को। इज़राइल ने इस युद्ध में अमेरिका और G7 देशों का समर्थन हासिल किया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिका ने 7B2
स्टील्थ बॉम्बर और 125 विमानों का उपयोग कर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। जॉर्डन, सऊदी अरब ने भी अपने हवाई क्षेत्रों का उपयोग करने की अनुमति दी, जिससे इजरायली विमानों को रास्ता मिला। हालांकि तुर्की और कतर जैसे देशों ने इजरायल की निंदा की, जिससे क्षेत्रीय अलगाव की स्थिति बनी रही। यानी हर कोई इजरायल के साथ नहीं था। जाहिर सी बात है, अमेरिका के प्रेशर की वजह से या अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ जगह पर इजरायल को सपोर्ट मिली, लेकिन पूरी जगह पर, हर जगह पर जो है वो सपोर्ट नहीं मिली। तो ये भी एक अपने आप में इजरायल के लिए बड़ी कमी यहाँ पर साबित हुई। इसके बाद आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का प्रबंधन। इस युद्ध में इजरायल को $12 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ है। हाइफा की बजान तेल रिफाइनरी बंद हो गई। तेल अवीव और बीर शेरबा में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। करीब 1 लाख इजरायली विदेश में फंसे रहे। 40,000 पर्यटक और विदेशी नागरिक, जिनमें 1200 भारतीय भी शामिल थे, वो इजरायल से निकाले गए। स्कूल बंद रहे और नागरिकों में डर का माहौल था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ईरान बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। अगर इजरायल के मुकाबले बात करें तो इजरायल केवल एक छोटा सा मानचित्र पर, मैप के अंदर, वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे तो एक धब्बे के तरीके से दिखाई देता है, छोटा सा। लेकिन अगर ईरान की बात करेंगे आप, तो ईरान इजरायल से 75 गुना बड़ा है। 75 टाइम्स जो है वो ज़्यादा बड़ा है। ईरान को अगर आप देखें तो ईरान इतना है कि भारत का आधा हिस्सा हो, इतना बड़ा हिस्सा जो है वो ईरान है। और पॉपुलेशन के मुकाबले में भी अकेले तेहरान की जितनी पॉपुलेशन है उतनी पूरी पॉपुलेशन इजराइल की है। तो इजराइल पर ईरान की तरफ से जो बम डाले जा रहे थे उनका सीधा नुकसान हुआ है, और वो नुकसान उसको आर्थिक तौर पर बहुत भारी पड़ा है। लोग कम मारे गए हैं इजराइल के, लेकिन आर्थिक नुकसान ईरान से ज़्यादा इजराइल का हुआ है। और ईरान ने अभी भी हार नहीं स्वीकार की है। ईरान अभी भी पलटवार कर रहा है। ईरान की तरफ से हमले अभी भी जारी है। और ऐसे में सवाल ये है कि इजराइल की साख उसको भी बट्टा लगा। अमेरिका वो भी नाराज है। अमेरिका इस बात को लेकर के नाराज है कि तुमने हमें मिसगाइड किया, तुमने बताया कि ईरान इतना पलटवार नहीं कर सकता, जबकि ईरान अमेरिका के सैन्य हवाई अड्डों तक पहुंच गया। तो कुल मिलाकर के इस हमले में इस वक्त में अगर कोई बैकफुट पर गया तो पूरी तरह से वो इजराइल है। इजराइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। अब हो सकता है कि खुन्नस खाया हुआ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, वो भी अब उस तरीके से इजराइल को मदद ना करे जिस तरीके से वो पहले करते रहे थे। तो अब कुल मिलाकर के बेंजामिन नेतन्याहू के पास में सिवाय पछतावे के बहुत कुछ है नहीं। वो अगर 16 जून को होने वाली मीटिंग उसी में चले जाते, उसी में बातचीत करते, तो शायद प्रेशर ज़्यादा बना सकते थे। लेकिन 16 जून को जो मीटिंग होनी थी, जो बैठक होनी थी, उससे पहले ही 13 जून को उन्होंने जो हमला किया, जिसकी वजह से युद्ध की शुरुआत हुई, आज उनको समझ में आ रहा होगा कि सबसे बड़ी गलती वही थी। अब देखना यही है कि ईरान पलटवार करता है या नहीं, और अगर ईरान पलटवार करता है तो फिर इजराइल क्या करेगा। क्या इजराइल के साथ अभी भी अमेरिका आएगा या नहीं आएगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।